वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एडिन्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी में हम लोग लिग्नाइट रिएक्शन प्रीवियस क्लास में अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एडिन्स हेलो एल्केन्स वहां मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एडिन्स, यानी एराइल हैलाइड का कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखेंगे रिएक्शन कैसे शो करता है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखे थे अल्काइल हैलाइड में, क्या यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होता है और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनने का होता है तो यहाँ पे ये जो है यानी कि हैलोजन एटम एज ए हैलाइड आयन बाहर चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें जुड़ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको लिविंग ग्रुप की तरह ये निकल जाता था। यही देखे थे। तो ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और लेकिन ऐसा जो है वो एराइल हैलाइड जो है वो इतने अच्छे से रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, तो इसके 4 रीजन है जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे क्या होता है सब देखेंगे कि एराइल हैलाइड जो है या हेलो एडिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कैसे करती है। फिर दूसरा रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग ईएसआर बोलेंगे, वो भी हम इस कंटिन्यू देखेंगे। फिर उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ हेलो एडिन्स का रिएक्शन देखेंगे कैसे, फिटिक रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ उज फिटिक रिएक्शन में हेलो एल्केन का देखे थे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन उज रिएक्शन, फिर मैग्नीशियम के साथ यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर देखेंगे लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद कॉपर और रिडक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें हम लोग और बात करेंगे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, साइटल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, इथाइलेशन सारे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ये फ्लो चार्ट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वन बाय वन इस क्लास में, फिर कल की क्लास में लगातार इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एडिन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एडिन्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ही लेकर के रख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, समझ गए कि कितना रिएक्शन देखना है हेलो एडिन्स का। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करेंगे, देन इलेक्ट्रोफिलिक, देन रिएक्शन विद मेटल, रिडक्शन सब पढ़ेंगे सीक्वेंस में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या होता है, हम कल की क्लास में पढ़े थे कि जब अल्काइल हैलाइड होता था, अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ पे अटैक करता था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिएक्शन करता था, तो क्या होता था, तो यहां से इस कार्बन पे अटैक करके यहां से ये एलिमिनेट हो जाता था एज ए लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता था और हेलोजन आइटम हैलाइड आयन की तरह क्या हो जाता था, लिविंग ग्रुप के बाहर निकल जाता था। यही था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी इसको ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ये चला जाता था। ऐसा जो है वो हेलो एडिन्स में उतनी आसानी से संभव नहीं है। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन पे संभव है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये हेलोजन निकलेगा और इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से हेलोजन एटम एज ए हैलाइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो इतना आसानी से नहीं होता है। क्वेश्चन है कि हेलो एडिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, 4 कारण हैं इसके कि ये लेस रिएक्टिविटी शो करता है कंपेयर टू हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, SN1B, SN2B, लेकिन हेलो एडिन्स उतना अच्छा नहीं शो कर पाता है। ठीक है, तो नहीं शो कर पाने का क्या रीजन है, ये हम ऐसे ही बना दिए हैं। इतने आसानी से हेलो एडिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके कुल क्या रीजन है, तो इसके कुल 4 रीजन है, 4 कारण है जिससे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं कर पाता है। तो देखिएगा, हेलो एडिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला कारण इसका क्या है, रिजोनेंस। रिजोनेंस में क्या है, देखिए यहाँ पे रिजोनेंस है। अब क्या है, तो ये हेलोजन एटम है, लिविंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है कोई हेलोजन एटम। ठीक है, तो हेलोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कि यहाँ पे पार्शियल
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से बना हुआ है, इस पर हेलोजन एटम है, ठीक है। हेलोजन एटम का क्या हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे ये शिफ्ट हो गया कि यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ तो बन गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो पहले से डबल बॉन्ड है, इस पे या इस पे, दोनों में से किसी ना किसी पे तो डबल बॉन्ड होगा ही। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन कभी बना नहीं सकता है, इसलिए ये क्या करेगा, अपना जो एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और बॉन्ड बना लिया, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पैरा पोजीशन पे आ गया इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए ये क्या हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये मूव किया और यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया, और ये जो बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन फिर कहां चला गया, ऑर्थो पोजीशन पे। तो फिर देखिए ऑर्थो पोजीशन, ये देखिए कि क्या हम देखने से लग रहा है क्या, कि डबल बॉन्ड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है। इसका मतलब है कि जिस कार्बन पर हेलोजन है उस कार्बन पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पर हेलोजन है उस कार्बन पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और जैसे ही डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे जो जुड़ गया, यहाँ पे जो RX था और RX पे ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया और न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन पे से जुड़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड था हेलो एल्केन में, वो कैसा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था। क्यों पोलर कोवेलेंट था, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस था, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी था। और यहाँ पे इस रेजोनेंस से हम क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड और देखिए यहाँ पे यहाँ है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पूरा घूम रहा है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट देयर पार्शियल, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट there is a partial double bond character is present, ठीक है, in CX bond, so breaking CX bond is difficult, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, आराम से ये जो है ये टूट जाता है, और यहाँ से जैसे ही टूटता है तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से बहुत अच्छे से शो कर पाता है हेलो एल्केन, लेकिन हेलो एडिन्स में बड़ा दिक्कत होता है। तो इसका पीछे का कारण है रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण डबल पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन हेलोजन के बीच में आ जाता है, और इस कारण से जो है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाना बड़ा कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। एक रीजन ये हो गया। दूसरा कारण है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CH बॉन्ड। तो हेलो एल्केन के केस में क्या होता है, कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड होता है पूरा, तो इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। वहीं अगर हेलो एडिन्स के केस में बात करें तो कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। जैसे ही sp3 से sp2 हो गया तो हेलो एल्केन sp3 है। तो हेलो एल्केन का अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करें तो कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड होगा, यहाँ बता देते हैं। sp3 का अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करेंगे तो देखेंगे क्या है कि एक s है और 3 p है, तो ये टोटल कितने हैं 4, तो टोटल को लिख देंगे डिनोमिनेटर में, एक s है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कितना होगा, 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाता है sp3 में। वहीं अगर हम sp2 की बात करें जो हेलो एडिन्स में होता है, तो इसमें एक s 2 p यानी 3 और एक 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 33.33%। तो देखिए इससे यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि हेलो एल्केन्स में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। और जैसे ही यहाँ देखें कि मतलब हेलो एरिन में हेलो एल्केन से परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ गया है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो गया, तो अब इसके बीच का बॉन्ड और मजबूत हो गया। ज्यादा जितना कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना पोलरिटी कम होते जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता है कि हेलोजन में मतलब इसका अगर कार्बन का 2.5 ही तो नहीं रहेगा, 2.5 से बढ़ गया, मान के 2.75 हो गया कार्बन का, तो क्या होगा, दोनों के बीच का बॉन्ड उतना कमजोर नहीं रहेगा, तो तोड़ पाना भी कठिन होगा। इसलिए ये लेस रिएक्टिविटी शो करता है। यानी कि एक क्वेश्चन है ना कि हेलो एडिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई, तो इसके पीछे का रीजन एक तो पहला हो गया ड्यू टू रेजोनेंस और दूसरा हो गया ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हाइब्रिडाइजेशन। दोनों बात समझ में आ गया।
रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड दिखता है कार्बन हेलोजन के बीच में। और डिफरेंस क्यों हो गया? क्योंकि एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो उसमें परसेंटेज एक्सेप्टर 25% था हेलो एल्केन में, और हेलो एडिन में कितना था? 33.33% बढ़ गया। जैसे ही परसेंटेज एक्सेप्टर बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो उस कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड उतना पोलर नहीं रहा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दो रीजन और है, इसके दो कारण और हैं जिसमें क्या होता है, तो ये मतलब यहाँ पे लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एडिन, वो बताएंगे फिर और बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब और दो रीजन देख लेते हैं। तो थर्ड है यार, थर्ड क्या है? इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। ठीक है, अगर SN2 रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, कहीं SN1 ही कर दे। SN1 में क्या होता था, हम लोग देखे थे क्या हेलो एल्केन के केस में, कि जब इस तरीके का टर्सरी हेलो एल्केन रहता था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, हम लोग देखे थे कल के क्लास आप देखे होइएगा, SN1 रिएक्शन अगर हम इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते थे कुछ भी, तो यहाँ से Br निकल जाता था और बचता क्या था हमारे पास? बचता था कार्बो मतलब टर्सरी कार्बोकेटायन, यही ना बचता था। तो ये स्टेबल होता है, ये कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा हो जाता था। लेकिन फिनाइल केटायन जो है, जैसे मान के लिए ये लिविंग ग्रुप निकल जाए तो यहाँ जो फिनाइल केटायन बचेगा वो भी अनस्टेबल होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा झंझट, चौथा झंझट ये है, दो झंझट पहले देख लिए थे। चौथा दिक्कत ये है कि जो ये मतलब वहां पे भी हम देखे थे क्या, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो ये जो हेलोजन होता है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन था। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था बैक साइड से, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। और यहाँ हेलोइडिन के केस में ये झंझट है कि जिस हेलोजन एटम जो है फ्रंट साइड में वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही, और साथ ही साथ इसका जो एडीन पार्ट्स है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो आप चारों मतलब रीजन इसके समझ गए होंगे। चौथा रीजन है रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एडीन्स। उसके बाद इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, ठीक है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस, यानी कि इसके लिस्ट रिएक्टिव होने के पीछे 4 रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड जो है हम लोगों को पता चलता है कि प्रेजेंट है, और दूसरा है क्या? हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस के कारण, तीसरा है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, और चौथा है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरेज। तो ये चारों रीजन कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और बात हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं कुछ और प्रोसेस जिससे हम लोग रिएक्शन शो करते हैं। जैसे डाउज प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डाउज प्रोसेस यहाँ पे क्या देखिए, क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, 300 से 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं और इसको हीट करते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 623 केल्विन टेम्परेचर इस पे देंगे, इसको हीट करेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर इसको हीट करेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 300 से 320 एक रेंज लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे ही हम रिएक्शन करते हैं, यानी कि क्लोरोबेंजीन को जैसे ही हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो आप देखिएगा कि यहां से H हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां से क्लोरीन, ये जो है वो निकल जाता है। तो फिर क्या बचेगा? तो बेंजीन के पैरा पोजीशन टेम्परेचर भी देते हैं हम लोग, कितना टेम्परेचर देते हैं? 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और इसको हीट करते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl यहां से निकल जाएगा, और जैसे HCl निकलेगा तो यहाँ जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फेनॉक्साइड, यानी ONA, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ पे कैसा बनेगा? O माइनस Na+, ये सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। ये इसका नाम क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फेनॉक्साइड बन गया हमारा, ठीक है। फिर जब सोडियम फेनॉक्साइड को हम लोग क्या करते हैं
एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी डाइल्यूट HCl डालते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो फिर क्या होता है, तो यहाँ से Na और ये Cl जो है वो निकल जाता है, NaCl बन के, तो इसमें क्या लग जाता है, OH, बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे OH इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे ही बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फेनॉल, क्या बोलते हैं इसको, फेनॉल, ठीक है। तो यही है गाउस प्रोसेस। इसी में क्या होता है, इसी में अगर हम देखें तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या होता है, तो वैसे वैसे टेम्परेचर हमको कम देना पड़ता है, जैसे यहाँ 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ा, तो यहाँ पे उससे कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे NO2, तो 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, ठीक है। सेम वहीं पे अगर हम 368 केल्विन पे लगाना है तो 2 लगा देंगे, और अगर आपको हीट नहीं करना, वार्म वाटर में कर देना, तो 3 NO2 ग्रुप को लगा देना था, 2 4 6, सेकंड पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, यानी कि दोनों ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि यही दो पोजीशन ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, रेजोनेंस में भी हम देखते हैं ऑर्थो और पैरा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, NO2 ग्रुप लगा देते हैं और वार्म H2O से इसका करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। इस कंपाउंड को ध्यान से देके रट लीजिएगा, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यह बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पे क्या लगा है, ये है क्या, बेंजीन रिंग, क्या है ये, बेंजीन रिंग, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, तो क्या हो गया, फेनॉल। और इसी में ये देखिए सेकंड पोजीशन पे NO2, थर्ड पोजीशन नहीं, फोर्थ पोजीशन पे NO2, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ पोजीशन पे NO2 लगा दें, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड, क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। और पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है, या पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, NO2 है तो NO2 के लिए ट्राई, नाइट्रो 3 है तो ट्राई, NO2 के लिए नाइट्रो, और ये बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे या बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है तो फेनॉल, तो क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड। बनता कैसे है, तो ऐसे बनता है, ये पूरा देख लीजिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइड्स में हम लोग आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़े, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद मेटल पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन कल इसका खत्म हो जाएगा। आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।